चालू नहीं कर। तो आपने एक पत्ते की गड्डी में से एक कार्ड निकाला। वो रेड दिख गया मुझे। अब ये नहीं मालूम कौन सा रेड है। और रेड में वो मान लो रेड कार्ड है। और रेड कार्ड के इक्के होने की क्या प्रोबेबिलिटी। अच्छा। ये घटना घट चुकी है, ये तो मालूम है कि रेड कार्ड। अब रेड कार्ड में दो इक्के होते हैं। दो रेड इक्के होते हैं। अब टोटल रेड कार्ड कितने होते हैं? 26। तो 2/26, 1/3 प्रोबेबिलिटी। तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, एक घटना घट चुकी है, हम दूसरे घटना की प्रोबेबिलिटी पता करते हैं। है ना? ऐसे मल्टीपल हो सकते। तो दो घटनाएं घट चुकी, तीसरी घटना मालूम करना है। पहले एक घटना से दूसरी घटना की और दूसरी घटना से तीसरी घटना की, ये होती कंडीशनल प्रॉब्लम। खाली अपन को समझना है, मुझे सवाल तो सॉल्व करने। ठीक। तो आज पहले हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को, देखेंगे कितने तरह के होते हैं और उसको समझने की कोशिश करेंगे। और इसको क्योंकि जब इन्फ्रेंशियल एनालिसिस पे आए तो हमें कई बार कंपैरिजन करना पड़ता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से, किस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को हमारा डिस्ट्रीब्यूशन मैच कर रहा है, गुडनेस ऑफ फिट, किस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पर फिट हो रहा है अच्छी तरह से। तो वो एक टेस्ट होता है गुडनेस ऑफ फिट का स्क्वायर। वो हम यूज करके पता कर लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं हाँ इस पे मैच कर रहा है। फिर हम उसकी स्टेटिस्टिक्स यूज करते हैं। ठीक है ना? आज अपना महाकाव्य ओपन करेंगे अपन। ठीक है ना? आज महाकाव्य में से पढ़ेंगे। ठीक है। नहीं भाई चालू। नहीं, लगेगा नहीं तो कहाँ से चालू होगा? हवा में इसको थोड़ी लगा ये। हम्म? ये हमारा चैप्टर है 5 नंबर का, आपको सबको किताब दी हुई है, स्टेट्स वाली की नहीं दी हुई। तो मिल दो वाला थोड़ी। आप भी करता है ना? तो प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, बिल्डिंग स्टेपिंग स्टोन फॉर इन्फ्लुएंशियल एनालिटिक्स स्टैटिस्टिक्स, मैंने बताया ना इस पर इन्फ्लुएंशियल पढ़ रहा है। उसके पहले ये बिल्डिंग स्टोन है उसका। जब तक ये नहीं पढ़ेंगे तो इन्फ्लुएंशियल समझ में नहीं, उसी से टेस्ट कंफर्म टेस्ट लगाते हैं, गुडनेस ऑफ फिट वगैरह। Until now we have covered two fundamental concepts known as central tendency and measure of dispersion। हम दोनों चीजें समझ चुके हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन, एब्सोल्यूट डेविएशन तक हम समझ चुके हैं, which gives us an idea about the central value of the data and the spread of the data around its central value। वो दो चीजें पता चलती हैं। उस डेटा की सेंट्रल वैल्यू क्या है और डेटा उसके आसपास इर्द गिर्द किस प्रकार से फैला हुआ है। अभी तक हम ये बात जानते हैं बस। है ना? थ्रू विजुअलाइजिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा वी कैन ऑल्सो विजुअली अंडरस्टैंड द स्प्रेड ऑफ डेटा। हम इसको विजुअलाइज करके ही समझ लेते हैं कि उसका फैलाव कैसा है। हिस्टोग्राम बना लो, बॉक्स प्लॉट बना लो, कुछ भी। वेयर द मोस्ट इंफॉर्मेशन लाइज एंड कैन एनालाइज द आउटलायर इन द गिवन डेटा। उससे हमें पता चल जाता है आउटलायर है कि नहीं है, हाईली पॉजिटिव स्क्यूड है, नेगेटिव स्क्यूड है, ये सब चीज समझिए अपन ने। वेयर द मोस्ट लाइज है ना। इफ यू कैन रिकॉल दैट वाइल लर्निंग IQR, जब हमने पढ़ा था इंटर क्वार्टाइल रैंक, थर्ड क्वार्टाइल में फर्स्ट क्वार्टाइल, जो बॉक्स होता है बॉक्स प्लॉट का, उसके अंदर का डेटा। We plotted a box plot represented data points on a straight line and based on that we tried to understand the distribution of data। अब मेन प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर? द रियल वर्ल्ड सिचुएशंस
वी ऑफन वर्क विद सैंपल डेटा। पूरा पॉपुलेशन का डेटा तो होता नहीं है हमारे पास, है ना। जो हम ईडीए करते हैं, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, जिसमें डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस आता है, जिसमें डायग्नोस्टिक एनालिसिस आता है, वो ऑब्जर्व डेटा कहलाता है। ये मैंने कल भी शायद एक्सप्लेन किया। और जब हम इन्फ्लुएंसर में आते हैं, वही डेटा सैंपल डेटा में कन्वर्ट हो जाता है, उसको सैंपल डेटा माना जाता है। ओके, rather than entire population, and with that we try to draw conclusion about the population data। हमारे पास सैंपल का डेटा है, सैंपल का मीन हमारे पास है, हमें पता करना है इसकी पॉपुलेशन की मीन की रेंज क्या हो। हम एक सिंगल पॉइंट पॉपुलेशन का मीन नहीं पता कर सकते, हमें एक रेंज पता चलेगी पॉपुलेशन का मीन इससे और इसके बीच में होना चाहिए। दो पॉइंट पता चलेंगे, हम एक पॉइंट नहीं पता कर सकते, पॉइंट एस्टिमेशन पॉसिबल ही नहीं, है ना। तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो डेटा लिया गया है सैंपल, ये इस रेंज में यदि किसी पॉपुलेशन का मीन होगा तो ये इस फैमिली का सदस्य है। व्हाट माय पॉइंट, ये खान साहब के घर का डेटा है, समझ गया, ये शर्मा जी के घर का डेटा है। यदि उस रेंज में आ रहा है, यदि उस रेंज में नहीं आ रहा है मीन, तो यार ये इनके घर से नहीं है, ये आपके, ये कहीं और से। दैट इज द थिंग। कॉन्सेप्ट समझ में आया। मैं ऐसी एग्जाम्पल देता हूँ, दिमाग में बैठे चीजें, है ना। हाउएवर व्हेन मेकिंग इन्फ्रेंसेस, इससे क्या हुआ, मैं कॉन्फ्रेंस में बैठा था, तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी, जो मुझे इस फील्ड में लाए, एक प्रकार से मेरे दोस्त भी, मेरे गुरु भी बोल सकता हूँ तो। तो वो जर्मनी से आए थे, एक कॉन्फ्रेंस में हम लोग बैठे, ही इज डेटा आर्किटेक्चर हूँ, और पूरा दुनिया घुमा। तो ऐसी स्टैटिस्टिक्स की कुछ बात चली, तो कहते यार परमार जी एक दो चीजें बताओ यार, ये आज तक संपर्क नहीं होती है हमारे। मैंने बताई उनको, वो परमार जी जो एक्सप्लेनेशन आपने किया ना, सारी दुनिया के, हर दुनिया के हर कोने के स्टैटिस्टिशियन से मिला हूँ, सबसे पूछा, कोई ये चीज एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया है जो आपने कहा। फिर वो बोले आप आर क्यों नहीं सीखते। मैंने ये क्या होगा, ये स्टेटिस्टिकल एनालिसिस की लैंग्वेज, ठीक है, सीख लेंगे, इंटरनेट पे एक वीडियो आर के बारे में, तो किताबें तब मंगवाई। फिर एक दिन वो आए इंदौर, वो जा रहे होंगे एयरपोर्ट, सुबह मेरे पास 7:30 बजे उनका कॉल आता, क्या कर रहे हो परमार जी, मैंने कहा बैठा हूँ यार, 6 बजे उड़े आता हूँ, तो नहीं बैठा हूँ, चाय वाय पी के बैठा हूँ, काम कर रहा हूँ थोड़ा, आप आ सकते हो यू टर्न पे इधर। मैं फिर आ जाता हूँ, मैं विजयनगर में रहता था फिर, मैं पहुंच गया गाड़ी उठा के, कैब थी, कैब के बाहर खड़े हुए थे, जाके मिला, बोले मैं जा रहा हूँ यार, वहाँ पे सीधा, ये आपके लिए, ये क्या है, मैंने इसको पढ़ लो अच्छे से, ये तेरी ड्यूटी थी, सब पेन ड्राइव में कुछ आर का मटेरियल था, तो मैं ये स्टडी कर लो अच्छे से। इसकी कीमत मिली थी 1,25,000। ऐसा ये तो मैं दे ही नहीं सकता हूँ ना अमाउंट, टाइम इतना महंगा वो मटेरियल था आर का, वीडियोज भी थे थोड़े, सब कुछ चीजें थी, बहुत डिटेल्ड। अब ये उतना महंगा मैं नहीं रख सकता, चला आप ही के लिए मंगवाया है, आपका इसको कीमत नहीं मांग रहा हूँ। जिस दिन आप कंप्लीट कर लो उस दिन मुझे व्हाट्सअप कॉल करो, नहीं जाओ, 6 महीने तक पूरा समझ गया, किताबें भी खरीदी थी, उसमें भी देखा, 6 महीने में मैंने कंप्लीट किया। तो उनको कॉल की, बोले मेरे का इंस्टीट्यूट है जहाँ मिले, तो वहीं पर ऊपर क्लास पे की, वहाँ जाकर मिल दो, ऑफिस कुरैशी है मैनेजर, मैं जाकर मिला ऑफिस कुरैशी से, आपसे दिखाया, मुझे बातचीत हुई, एक बैच चालू करना था आर का, जिसमें फ्रांस से लोग पढ़ते हैं, सोचवा, उस टाइम दैट वाज माय फर्स्ट बैच ऑन आर। मैं तो कॉलेजों में पढ़ाता था स्टेटिस्टिक्स और ये सब।
है। ये 2011-12 की बात है। ठीक है, उन्होंने बोला मुझसे पढ़वाना, और आवेश कुरैशी धोखा दे। उसका कोई बंदा था एक और परमार, उससे पढ़वाना था। अब उसको आए नहीं आप, डिफरेंट लैंग्वेज, स्टैटिस्टिक्स में कमांड चाहिए तभी चला सकते हो उसको। अब वो फ्रांस के बंदे थे 7-8, वो सब उखड़ गए। उन्होंने फोन किया हुआ जर्मन कि ऐसा ऐसा हो गया है, तो मैं बोला था हम यहाँ पढ़ रहे हैं, यहाँ पर तो जिसको आते नहीं बंदों को वेरिएबल बनाते नहीं आता, एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा लिस्ट क्या होता है, फलाना क्या होता है, फिर तो उसमें अलग अलग होता है डेटा टाइप, तो कौन सी चीज क्या होती है। मुझे फोन किया, तो बता दिया यार मुझे तो आपका बड़ा उम्मीद थी, तुम्हें तो क्या हुआ कि आपका तो नेगेटिव फीडबैक आ रहा है। मतलब फीडबैक नेगेटिव, हाँ, नहीं आप पढ़ा रहे हो ना, मैंने कहा मुझे आवेश का फोन ही नहीं आया। ऐसे कैसे हो सकता है, वो तो परमार सर पढ़ा रहे हैं। उसने फिर आवेश को फोन लगाया, कौन परमार पढ़ा, राहुल परमार, उससे उसको कमीशन मिल जाता है ज्यादा। ये तो घर में नहीं बैठे, इनको क्या मतलब पैसा वैसा, वो अपनी रोटी सेक रहा था, कोई परमार सर आएंगे तो 70% लेंगे, वो बात हुई थी, और वो 30% ले रहा था, 40% जानता था मुझे। वो लालच में वो मैनेजर कर गया यार, सेंटर हेड जो था, और उन्होंने पता चला और बेटा ही कर, बोले परमार सर के घर जाओ, सॉरी बोलो, चलो रिक्वेस्ट करो, वैसे तो वो आएंगे नहीं, रिक्वेस्ट तुम्हें करना, पाँव जरूर छुड़ाओ, तभी आएगा वो बंदा, किला मैं जानता। तो उसने फोन वोन किया, मैंने उठाई नहीं, एक बार उठाया तो मैं सर आपसे मैं टाइम दो, कितने बजे आया आपके घर, आया परसों आके बाद बोला, मैं सब मुझसे गलती हुई, आप लोग प्रयास करना, तब से चालू करना लगभग से 4 बंदे गए तो क्लास ली, सब मुरीद हो गए, 6-7 लोग थे। ये तकरीबन क्योंकि स्टेट्स में होती है उसकी, तो वो एक्सप्लेन करी, वहां से मेरी स्टोरी चालू, फिर उन्होंने मुझे पार्टनर बनाया क्लास में, आप आ जाओ 20% पार्टनर। क्लास के कभी भी आप गूगल पर सर्च करोगे मिलेगी। फिर उसमें हम लोग पढ़ाते रहे, फिर लास्ट तक यहाँ ले आया, जियो के पास में, यहाँ चलाया 5-1 साल में, फिर कोविड में उन्होंने बंद कर दिया अपना। तो ये चीजें होती हैं, कई बार आपको फोन कहाँ मिल जाए, आपकी कोई क्षमता को समझ ले, वो आपको आगे बढ़ा दे। फिर उसने उसका डेटा इंजीनियरिंग का एक जॉब करता, नो परमार जी आपकी जरूरत नहीं देता, तो अच्छा कोई गई आ जाएगा, तो वाइफ ने मना कर दिया, और जब वाइफ मना कर रही मैं नहीं आ रहा, 1 CR के ऊपर, 1.6, मैंने मना कर दिया, कि कोई इतना चेहरा दे, तो ये बंदा था उनको, वो भी था। तो ऐसी चीजें होती, करना होता था जर्मनी में बैठा था आराम से, पीछे नहीं थे। So, in real world, we often work with sample data rather than the entire population data, and with that, we try to draw conclusion about the population data. जैसे मैंने बताया कि पॉपुलेशन का मीन पता करना, पॉपुलेशन का एसडी पता करना, कुछ भी पॉपुलेशन के बारे में पता करना, आपको सैंपल डेटा से, तो हम इन्फ्रेंशियल एनालिसिस के थ्रू कर सकते हैं, वो पॉपुलेशन को इन्फर करो। डज दैट मेक सेंस?
However, we making inferences or drawing conclusions about the population based on sample data, है ना? We need to assess the certainty and reliability of our conclusion. हमें अपने कंक्लूजन की सर्टेनिटी कितना है, कितना रिलायबल है, कितना सही है, ये पता करना पड़ता है ना? ये एक्सेस करना. प्रोबेबिलिटी प्लेज ए क्रूशियल रोल इन क्वांटिफाइंग द अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद आवर कंक्लूजन. प्रोबेबिलिटी हमें जो भी उनमें अनिश्चितता है उसके बारे में हमें बताती है. ठीक है. तो इनकॉर्पोरेट स्टैटिस्टिक्स विद प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी को स्टैटिस्टिक्स के साथ इनकॉर्पोरेट करें. अपना दिमाग भी प्रोबेबिलिटी पे चलता है. आप स्टेप चल रहे होते हो, स्टेप देखते नहीं हो जीने की, अपने आप प्रोबेबिलिटी तो प्रिडिक्शन दे रही है कि स्टेप के ऊपर हो, जो पाँव यहाँ रखना है, यहाँ रखना. दैट इज द प्रिडिक्शन. प्रोबेबिलिटी से ही होता है ना. वी रिलाई ऑन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. इसके लिए हम डिपेंड करते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर. एंड बेस्ड ऑन दिस डिस्ट्रीब्यूशन वी एस्टिमेट द लाइक्लीहुड ऑफ डिफरेंट इवेंट्स और आउटकम्स ऑकरिंग इन द पॉपुलेशन. पॉपुलेशन में कौन घटनाएं कैसे हो रही हैं, कितनी बार हो रही हैं, इसका हम पता लगा सकते. ठीक है. Thus, to understand inferential statistics, we first need to build a strong foundation of probability theory and different types of probability distribution. इसका हमें पता होना चाहिए. यही बहुत इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स है मशीन लर्निंग और इन सब के लिए. यदि आपने ये नहीं पढ़ा और आप मशीन लर्निंग पढ़ रहे हो तो आपको कुछ नहीं आता मशीन लर्निंग. ठीक है. और यही नहीं पढ़ा जाता कोचिंग. Probability and expected value. The objective of this section is to build the foundation in probability, and the topics that will cover in this section are understanding of probability, probability axioms क्या है, बेसिक टर्मिनोलॉजी सच एज सैंपल स्पेस, इवेंट, एक्सपेरिमेंट एंड आउटकम क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ इवेंट्स क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट, डिपेंडेंट इवेंट्स एक्सेट्रा. प्रोबेबिलिटी रूल्स क्या होते हैं, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन रूल्स. कंसेप्ट ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो मैंने एक्सप्लेन करी थी, बेस थ्योरम, इसके बाद की चीज है. Probability is fundamental concept in mathematics that is and statistics that quantifies the likelihood of events or outcome occurring, in other words occurring. तो ये बताता है कि किस चीज, किस घटना के घटने की कितनी संभावना है, कितने चांस है, लाइक्लीहुड, है ना. प्रोबेबिलिटी इज द लाइक्लीहुड ऑफ एन इवेंट हैपनिंग. किसी घटना के घटने की संभावना को व्यक्त करता है. इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब सर्टेनिटी एंड रैंडमनेस इन ए वेरियस रियल वर्ल्ड सिचुएशन. ये किसी भी रियल वर्ल्ड सिचुएशन में अनसर्टेनिटी कितनी है ये दर्शाता है. रेंडमनेस कितनी है ना. रेंडम में कुछ भी हो सकता है डिसीजन. इंसान रैंडम डिसीजन लेता है कहीं का, है ना. मशीन जो रहती है रैंडम डिसीजन नहीं लेती है, वो प्रोबेबिलिस्टिक बेस्ड होती है, पूरा प्रोबेबिलिस्टिक पे है. इसलिए मैं बोलता हूँ ना, कितना ही बड़ा एआई है पूरी दुनिया पे कंट्रोल कर ले, मैं उसको हरा सकता. तो रैंडमनेस. मैंने एक बार इसको एआई को हराया है, उसको मैं चेस ऐसी चाल चल रही थी कि वो चाल का कुछ मतलब ही नहीं था. कंफ्यूज हो गया वो. तो उसने भी कुछ ऐसी चाल चल दी, मैंने बता दिया. तो दैट्स वेरी इजी. Probability is the likelihood of an event happening. It is used to describe uncertainty, randomness, various real world. Probability theory provides a structured framework. So probability theory एक structured framework देती है हमें for dealing with uncertainty in making informed decision. Uncertainty से हम कैसे डील करें, है ना. और एक informed decision कैसे ले पाए. भाई कई जगह अनसर्टेनिटी है तो उससे हम कैसे डील करें और एक सही डिसीजन लें. अनसर्टेनिटी, सर्टेनिटी में क्या डिसीजन लेना है आपको, तो सर्टेन है. अनसर्टेनिटी में तो डिसीजन लोगे ना आप.
निश्चित चीज है तो निश्चित है यार, है ना। In other words, probability theory deals with the study of uncertainty and randomness, providing tools to analyze events and quantify their likelihood occurrence. तो ये फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी का, बेसिक फेवरेबल आउटकम ओवर टोटल आउटकम। अब इसके एग्जाम्स देखें, क्या उदाहरण है, क्या क्या है। तो नॉन नेगेटिविटी होती है, हमेशा पॉजिटिव होगी, प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होगी, 0 से 1 के बीच में होगी। The probability of any event is non-negative value, that is for any event probability of A is greater than equal to 0। 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, इनके बीच में ही। Normalize the probability of an event is number between 0 and 1 where 0 indicates impossibility of impossible event। देखिएगा, ये पॉसिबिलिटी है, गलती से इम्पॉसिबिलिटी लिखा हुआ। मान लो मैंने 250, और मैंने इनको बोला यार 1 से 6 तक आया तो मैं जीता, 7 आया तो। अब 1 से 6 तक तो कुछ भी आना है, तो मेरे फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, 1 से 6 तक 6 ही हो गए ना पूरे। और फेवर टोटल आउटकम भी 6 है, तो 6/6 क्या हुआ, 1। तो श्योर इवेंट है, 100% घटना है। और 7 आने की इनकी जीतने की कितनी प्रोबेबिलिटी, 7 है ही नहीं, तो 0 हुआ फेवरेबल आउटकम इनका। तो टोटल आउटकम 6 है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, 0 हुई। इम्पॉसिबल इवेंट, 0 फॉर इम्पॉसिबल इवेंट एंड 1 फॉर श्योर, और बाकी की प्रोबेबिलिटी उनके बीच में। ठीक है, बेसिक टर्मिनोलॉजी हम समझते हैं, एक्सपेरिमेंट एंड आउटकम क्या होता है। एन एक्सपेरिमेंट refers to a process or activity that generates a set of possible results of outcome. If the fundamental action that we are interested in studying the probabilistic perspective, एक्सपेरिमेंट डाइस को फेंकना, सिक्के को उछालना, ये एक्सपेरिमेंट है। एक वेल शफल्ड डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स में से एक कार्ड को निकालना, दैट इज एन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब उस कार्ड को जब पलटते हो, दैट इज आउटकम। आपने टॉस किया, जब आपने हाथ खोला, दैट इज आउटकम। जो हेड दिख रहा है, या जमीन पे गिरा है जो हेड दिख रहा है, डाइस फेंकी जो सामने दिख रहा है, दैट इज आउटकम। डाइस फेंकना एक्सपेरिमेंट, अंडरस्टैंड, इज अ सिंगल रिजल्ट दैट ऑकर्स एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट के परिणाम स्वरूप जो हमें मिलता है वो आउटकम है। इट रिप्रेजेंट वन ऑफ द पॉसिबल इंडिविजुअल रिजल्ट दैट कैन हैपन इन द गिवन एक्सपेरिमेंट। फॉर एग्जाम्पल, यू रोलिंग डाइस बताई चुका हूँ। सैंपल स्पेस एंड इवेंट की बात करेंगे अब। सैंपल स्पेस क्या होता है, एनकॉम्प्रेस ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। किसी भी ऑब्जर्वेशन के जितने भी पॉसिबल आउटकम है उसको सैंपल स्पेस बोलते हैं। जैसे डाइस में 1 2 3 4 5 6 ये इसका सैंपल स्पेस हुआ। कॉइन में हेड टेल, इसका सैंपल स्पेस हुआ। कार्ड्स में पूरे कार्ड्स एस से लेकर के राजा तक, और उसमें सब कलर, क्लब, स्पेड, है ना, डायमंड, हार्ट, 52, उसके स्पेस वो होंगे, मतलब स्पेस कहलाएगा 52 का, सैंपल स्पेस 52 का होगा। 50, एवरी कार्ड इज यूनिक। इज इट क्लियर। द सैंपल स्पेस डिनोटेड बाय ओमेगा, ये ओमेगा बोलते इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट फॉर 6 साइडेड डाइस का मैंने, है ना, कर्ली ब्रेसेस वाले सेट में लिखा जाता है। Events are subset of the sample space representing specific outcome of interest। इवेंट क्या होता है कि स्पेसिफिक आउटकम चाहिए हमें इवेंट का, वो हमारा वो मतलब उस आउटकम चाहिए हमारे इंटरेस्ट का, वो इवेंट्स कहलाती है। फॉर एग्जांपल, व्हेन रोलिंग ए 6 साइडेड डाई गेटिंग 3 इज एन इवेंट। 3 आना जो है वो एक घटना है, इवेंट। ओके, तो इवेंट और आउटकम, आउटकम भी 3 और इवेंट भी 3। सिंपल इवेंट डिपेंडेंट इवेंट्स होती हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स होती हैं, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट होती है ना, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होती है, कंपाउंड इवेंट होती है, एग्जॉस्टिव इवेंट।
किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी इज द रिप्रेजेंट द लाइक्लीहुड टू ए स्पेसिफिक इवेंट ए विल ऑकर. इट इज अ नंबर बिटवीन 0 and 1, where 0 indicates impossibility and 1 indicates certainty. ये तो सिंपल है. कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट ए के नहीं घटने की, मतलब 3 आना चाहिए. अब 3 के नहीं आने की प्रोबेबिलिटी 5/6, और 3 के आने की प्रोबेबिलिटी 1/6. तो किसी घटना के घटने और उसके नहीं घटने की प्रोबेबिलिटी को जब ऐड करोगे तो 1 आना चाहिए. हम्म, आएगा. 1/6 प्लस 5/6, 6 कॉमन हो गया ऊपर. 1 + 5 6, 6/6 1 हो. एग्जॉस्ट हो गई, जिसको बोलते हैं एग्जॉस्ट होना, एग्जॉस्टिव. ये दोनों इवेंट एग्जॉस्टिव इवेंट. ओके. मैं आपको 6 प्रोबेबिलिटी लिखूं और उसका सम 1 नहीं आए तो एग्जॉस्टिव इवेंट नहीं करेंगे. व्हाट इट. इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट्स ए इंटरसेक्शन बी. दिस रिप्रेजेंट द इवेंट वेयर बोथ इवेंट्स ए एंड बी occur simultaneously. दोनों इवेंट एक साथ घटती हैं, वो इंटरसेक्शन कहलाती है. इंटरसेक्शन हमको मार्किंग कॉमन जो देता है. फॉर एग्जाम्पल ए डेक ऑफ कार्ड्स, अ कार्ड ड्रॉइंग अ रेड कार्ड. मुझे रेड कार्ड ड्रॉ करना है. एंड बी कुड बी ड्रॉइंग ए फेस कार्ड. दो चीजें, रेड कार्ड होना चाहिए, फेस कार्ड होना चाहिए. फेस कार्ड अपने पास 3 होते हैं एक उसमें, आपका गुलाम, रानी और बादशाह. कई लोग एक को भी फेस कार्ड बोलते हैं, पर कई लोग नहीं मांगते हैं फेस कार्ड, है ना. तो फेस कार्ड 3 हुए तो 4×3 = 12. चार अलग अलग वो होते हैं. रेड क्लब हुआ, स्पेड हुआ, इसके तो 12. तो ड्राइंग ए रेड कार्ड एंड बी कुड बी ड्राइंग ए फेस कार्ड. इंटरसेक्शन बी ड्राइंग द रेड कार्ड, रेड फेस कार्ड. अब ये कैसे होगा कि ड्राइंग ए रेड कार्ड 26/52. रेड कार्ड कितने होते हैं? 26 होते हैं. टोटल 52 है. 26/52 हुआ. और फेस कार्ड 4×3 = 12, 12/52. पर जब इंटरसेक्शन की बात होगी तो मल्टीप्लाई करें, जब यूनियन की बात होगी तो ऐड करें. इज इट क्लियर. तो उसको मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा वी विल राइट इट. अब ये अपन आगे देखेंगे कैसे होता है. अभी तो खाली अपन टर्मिनोलॉजी समझ रहे हैं. यूनियन ऑफ इवेंट्स, दिस रिप्रेजेंट द इवेंट वेयर एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट ए और बी ऑकर्स. या तो ये घटना घटे या बी घटे या दोनों घटे. इज द प्रोबेबिलिटी दैट आइदर ए और बी ऑकर्स और बोथ. ठीक है. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ए के घटने पे बी नहीं घटेगी, बी के घटने पे ए नहीं घटेगी. यदि हेड आएगा तो टेल नहीं आएगा, टेल आएगा तो हेड नहीं आएगा. दैट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. ठीक है ना. आर इवेंट्स इन द प्रोबेबिलिटी थियरी कैन नॉट ऑकर सिमल्टेनियसली. एक साथ नहीं हो सकती हैं. इन अदर वर्ड्स, इफ वन ऑफ दिस इवेंट हैपेंस इट प्रिक्लूड्स द ऑकरेंस ऑफ द अदर. अदर वाले को तो घटने की संभावना खत्म हो जाती है. When two or more events are mutually exclusive, they have no outcomes in common. दो इवेंट दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो दोनों में कोई भी कॉमन नहीं होगा, कुछ भी कॉमन नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ ए सिंगल कॉइन इज टॉस्ड, आइदर हेड कैन बी अप और द टेल कैन बी, बोथ कैन नॉट बी अप एट द सेम टाइम. सोले का सिक्का छोड़, दोनों तरफ हेड था वो, गलती से ब्रेन था, है ना, इसलिए वो जीतता था धर्मेंद्र. बाद में नहीं, अमिताभ बच्चन जीतता था. जब मर गया तब धर्मेंद्र ने वो सिक्का देखा तो हेड या टेल जो भी था दोनों तरफ सेम. इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट. Two or more events are said to be independent when the outcome of one does not affect and is not affected by another. अब एक कॉइन को टॉस करा, मान लीजिए आपने 5 बार कॉइन को टॉस करा. एक बार किया, हेड आया. दूसरी बार करोगे क्या वो हेड इसको इफेक्ट डालेगा जो पहले आया? इंडिपेंडेंट हुआ ना. या डाइस एक बार फेंकी, दूसरे बार फेंकी, क्या उसको प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा. इंडिपेंडेंट इवेंट. मैंने प्लेइंग कार्ड लिया, मतलब वो कार्ड, डेक ऑफ कार्ड लिया प्लेइंग कार्ड्स का, उसमें से एक कार्ड निकाला, वापस रख दिया. दोबारा निकालूंगा क्या इफेक्ट पड़ेगा? नहीं. हाँ, पहला कार्ड निकाल लिया, वापस नहीं रखा, तो अब प्रभाव पड़ेगा, डिपेंडेंट होगी. तो पहला आपने वापस नहीं रखा,
मान लो पहला एक रेट कार्ड था, एक का था, स्पेड का, एक ईट जिसको बोलते हैं स्पेड। अब स्पेड के कार्ड कितने हो गए? 13 की जगह 12 हो गए। टोटल कार्ड कितने हो गए? 51 हो गए। अब आपकी जो प्रोबेबिलिटी निकलेगी किसी भी कार्ड को जो आप चाह रहे हो, वो प्रोबेबिलिटी मतलब 53 से डिवाइड करोगे उसको। वॉट इट, पहले तो आप 52 से डिवाइड करो, तो कितना है 52 का, 51 से डिवाइड करो। पहले 52 से डिवाइड, 52 कार्ड होता है, या 54 से चल चल रहा था, दिमाग हो जाता है। इज इट क्लियर? आगे ना समझ? तो वो डिपेंडेंट हुई, एक पे दूसरा डिपेंड कर रहा है, एक घटना घट गई, दूसरी घटना उस पर उससे प्रभावित हो रही है। ठीक है। जैसे ये मैंने काट के ही दिया है, फिर इसमें आपको पढ़ने, बहुत सिंपल लैंग्वेज में है। इस तारीफ की मुझे जो क्या बोलते हैं, रिव्यू बोलो कुछ भी बोलो, जिन लोगों ने खरीदी ये किताब, उन्होंने जब उस पे अमेजन पे लिखा, बहुत इंग्लिश आपकी बहुत अच्छी सिंपल है। अब उन्होंने कोई अच्छा वर्ड यूज किया, कोई अभिषेक शुक्ला है, उस इंग्लिश के लिए बहुत अच्छा वर्ड यूज किया। इक्वली लाइकली इवेंट, पॉइंट जो है इक्वली लाइकली इवेंट। डाइस में यदि 1 से 6 तक की बात करें तो इक्वली लाइकली, इवन ऑड की बात करें इक्वली लाइकली। इज इट क्लियर? तो इवन के भी उतने ही चांस है और ऑड के भी उतने ही चांस है। ठीक है। एग्जॉस्ट इवेंट मैंने बता दिया, सभी का इक्वल 1 होना चाहिए, है ना? जैसे 1/6, 1/6 हर एक का अपन ने देखा, पे एक नंबर आने की भी 1/6, 2 की भी 1/6, 3 की भी, सबका सम करोगे बना है। सिंपल इवेंट, a simple event is a basic indivisible outcome in a sample space. It represents single outcome of an experiment. एक सिंगल जो आउटकम आता है, सिंपल। सिंपल इवेंट्स कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू फर्दर सब इवेंट्स, उसको हम तोड़ नहीं सकते फर्दर सब। They are typically denoted by a single element from a sample. For example, consider a simple experiment where you toss a fear coin. fear coin है ना, जो एक साइड वजनदार और एक साइड हल्का, ऐसा नहीं हो, fear हो मतलब उसका वेट एक जैसा होगा, तभी तो वो फेयरली करेगा। तो जिस तरफ वजन ज्यादा होगा वहां की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है, वो जमीन पे पहले गिरेगा, उसको अपोजिट साइड का दिखेगा। और fear coin है ना, पूरा सेम वेट होना। The sample space of this experiment is head and tail. In this case, simple events are head and tails. ये simple events, head आना या tail आना, simple simple event है, कोई complex नहीं है इसमें। Each of these outcome represents a single elementary event that cannot be further divided. Head को फिर हम divide नहीं कर सकते। Compound event देखें। A compound event is a combination of one or more simple events. एक या एक से ज्यादा simple event के combination को compound event। It is formed by specifying a condition that involves multiple outcomes from a sample space. Compound events can be composed of simple events, but they represent more complex scenario. जैसे कि let's consider the experiment of rolling. तो rolling a 3 denoted as 3 is a simple event. यदि रोलिंग डाइस कर रहा हूँ, 3 आने की बात कर रहा हूँ तो सिंपल इवेंट है। यदि मैं बात करूँ इवन ऑड की, इवन ऑड में 3 हो रहे हैं फेवरेबल, तो वो कंपाउंड इवेंट। इज इट क्लियर? आपके एक से ज्यादा आपके आउटकम आपके फेवरेबल है, 2 भी है, 4 भी है, 6 भी, इवन आने की, दैट इज कंपाउंडिंग। डज दैट मेक सेंस? एनोदर कंपाउंड इवेंट यही बताया कि रोलिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4, 4 से बड़ा नंबर आना, तो 5 और 6 दो है, कंपाउंड इवेंट है। इज इट क्लियर? एक से ज्यादा फेवरेबल आउटकम है हमारे पास, तो कंपाउंड इवेंट। सिंगल फेवरेबल आउटकम है तो सिंपल इवेंट। तो ये दिमाग में दिखा है, आया महिमा समझ में उठा? अब थ्योरम्स पे आते हैं। प्रोबेबिलिटी की 2 थ्योरम है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। There are several fundamental theorems and rules in probability theory that helps calculate probabilities and make predictions based on uncertain events.
लेट अस डिस्कस थ्री इंपॉर्टेंट थ्योरम, तीन पढ़ेंगे हम लोग इसमें। एक बेस थ्योरम भी पढ़ने वाले हैं ना लास्ट। बहुत सारी है मेथड। एडिशन रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल, बेस थ्योरम। इसको एडिशन थ्योरम भी बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम भी बोलते हैं। एडिशन रूल और द सम रूल। द एडिशन रूल इज यूज्ड फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर ऑफ टू मोर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने चाहिए आउटकम, है ना। occurring mutually exclusive events are events that can occur simultaneously, है ना। कैन नॉट ऑकर simultaneously, एक साथ नहीं घटती है। हेड या टेल की हम बात कर रहे हैं, इवन ऑट की बात कर रहे हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एडिशन रूल वहां यूज होगा, हमको जोड़ देंगे तो एग्जॉस्ट हो जाए। ए बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर ए और बी इज ऑकरिंग। ए और बी ऐसे भी लिखते हैं हम लोग, ए यूनियन बी भी लिखते हैं इसको। ये होता है प्रोबेबिलिटी ए प्लस बी, यदि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ए के घटने पे बी नहीं घटेगी, बी के घटने पे ए नहीं। तो दोनों के प्रोबेबिलिटी का जब सम करो, जैसे हेड आने की 1/2, टेल आने की 1/2, दोनों का सम करो बनाता म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दोनों। वही एग्जांपल दिया मैंने। मल्टीप्लिकेशन रूल और प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट का मतलब ये था मल्टीप्लिकेशन। द मल्टीप्लिकेशन रूल इज यूज्ड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू और मोर इंडिपेंडेंट इवेंट्स ऑकरिंग टुगेदर। दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स एक साथ घट रही है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स आर इवेंट्स वेयर द occurrence of one event does not affect the occurrence of other event। मैं पहले ही बता चुका हूँ। If A and B are independent events, then the probability of both A and B occurring by A and B, P of A intersection B, P of A into P of यदि इंडिपेंडेंट। पहला हेड आने की प्रोबेबिलिटी और दूसरा भी हेड आने की प्रोबेबिलिटी, दो बार टॉस कर रहे हैं क्या। पहला हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, दूसरा हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, 1/2 इंटू 1/2, 1/4। मतलब आप ये दो बार टॉस, दो टॉस मतलब दो टॉस, एक इवेंट, दो टॉस, दो बार टॉस को उछालना। ट्रायल तो एक, ट्रायल क्या हुई, एक इवेंट है दो टॉस को नहीं, एक इवेंट है दो टॉस को उछालना। कितने ट्रायल है उसमें, दो। पहली बार और दूसरी बार। ऐसा आप चार बार जब करोगे, दो दो का, तो उसमें एक बार चांस होंगे कि दोनों हेड है। 1/4 का मतलब गॉट इट। देखिएगा एक चीज मैं आपको बताऊं, कोई फेयर कॉइन 50-50% प्रोबेबिलिटी होती है मानो। आपने 100 बार कॉइन उछाला, जरूरी है कि 50 बार हेड आया 50 बार टेल आता। 47 बार हेड आया, 53 बार टेल आया, ये हो सकता है। क्योंकि फिर अपन नियर बाय होगा उससे, प्रोबेबिलिटी कभी भी एग्जैक्ट नहीं होती। ये बात हमें समझ, नियर बाय होगी, एग्जैक्ट नहीं। ठीक है। ये मैंने एग्जांपल दिया, पढ़ लेना आप लोग, है ना। ये 6 साइडेड डाइस का। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो मैंने डिस्कस किया था आपसे जरूर। द मल्टीप्लिकेशन थ्योरम एक्सप्लेन above is not applicable in case of dependent event। भाई डिपेंडेंट इवेंट में तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम अप्लाई नहीं होगी। ये घटना घट गई, हमने वो कार्ड निकाल के रख लिया, अब अगली घटना आने की क्या प्रोबेबिलिटी। भाई पहले बार में रेड कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी और दूसरे बार में रेड कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी निकाल के मैं रिप्लेस नहीं कर रहा हूँ। तो पहले बार में रेड कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी 26/52 है। दूसरे बार में रेड कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी, पहला मान लो रेड आया, तब दूसरा कार्ड रेड आने की प्रोबेबिलिटी 25/51 है। एक कम हो गया ना रेड कार्ड, तो टोटल कार्ड में से भी एक कम हुआ है। 22 में से एक कम हुआ तो क्या हुआ, 21। भाई अब तक ने वापस ही नहीं रखा ना गड्डी में। और टोटल कितने अब आपका 51 कार्ड है इन दोनों का। तो अब इस तरह की चीजें जहाँ डिपेंडेंट इवेंट हो वहाँ मल्टीप्लीकेशन वाला रोल
गड़बड़ हो जाता है, खत्म हो जाता है। वो ना काम यहाँ नहीं कर सकते। इंडिपेंडेंट हो तो आप मल्टीप्लाई करो। आपने कार्ड वापस रख दिया था, दोबारा से आप देख रहे हो कि सेकंड भी कार्ड निकालो, वो भी रेड हो, तो 26/52 इंटू 26/52, 1/2 इंटू 1/2, 1/4, वॉट इट, वो होगा। समझ में आ रहा है? अब the multiplicity theorem explain how above is not applicable on the case of two events and A and B said to be dependent when B can occur only when A is known. B घटना तभी घटेगी जब हमें A पता हो। तो है ऑकर जो घट चुकी है, A घटने के बाद ही B घटेगी, वाइस वर्सा हो सकता है। द प्रोबेबिलिटी अटैच्ड टू सच एन इवेंट इज कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इट इज डिनोमिनेटर P A ऑफ B, इसको बोलते हैं A ऑफ B, A ऑब्लिक B नहीं, A ऑफ B। तो B घट चुकी है और एक ही प्रोबेबिलिटी पता कर रहा है इस वाले में, नीचे वाली घट चुकी होती है, जो डिनोमिनेटर में लिखी है ना वो घट चुकी है, और ऊपर वाले की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इन अदर वर्ड्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी इज ऑकर्ड, बोल रहा है ना बी घट चुका है, बी घट चुकी है और ए की प्रोबेबिलिटी पता कर, है ना। इफ टू इवेंट्स ए एंड बी आर डिपेंडेंट देन द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है, यदि आपको ए घट चुकी है और बी पता करना है, ए आपको दी है, ए की प्रोबेबिलिटी दी हुई है, वो घट चुकी है इसलिए प्रोबेबिलिटी मालूम है आपको, अब आपको बी की पता करना है, उल्टा किया है मैंने, है ना। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपन लेंगे, वही मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, और नीचे पी ऑफ ए से डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये कंडीशनल प्रॉब्लम। जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज ए बैग कंटेन्स 5 व्हाइट एंड 3 ब्लैक बॉल्स, एक बैग में 5 सफेद हैं और 3 ब्लैक बॉल्स हैं काले रंग की। टू बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम वन आफ्टर द अदर विदाउट रिप्लेसमेंट, दो बॉल निकाली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स ड्रॉन आर ब्लैक। तो ब्लैक बॉल कितनी है, 3 है, तो ब्लैक बॉल आने की फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रोबेबिलिटी है 3/8, 3 + 5 कितना हुआ, 8 हुआ ना। अब आपने वो बॉल ब्लैक आ गई, ये हमें पता है, और दूसरी बार ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी, अब ब्लैक कितनी बची, 2, डिपेंडेंट होगी, तो 2/8 की जगह 7 होगा। जब मैं इंटरसेक्शन की बात, इसका मैं इंटरसेक्शन वाला फार्मूला लगा रहा हूँ, 2-3 तरीके से निकाल सकता हूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, पर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम सही नहीं देती रिप्लाई। ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन में दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। पहला क्या था, 3/8, दूसरा 2/7। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पता करी थी पहले हमने, ठीक है, मतलब इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी, कितने हो गए, दोनों ब्लैक, इंटरसेक्शन बी दोनों ब्लैक, और 2 + 7, तो 2/7, ये कैसे निकलेगा मैं आपको बताता हूँ। दोनों बॉल ब्लैक आने की पी ऑफ इंटरसेक्शन बी कैसे निकालूं, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी ऑफ ए, है ना। भाई पी ऑफ ए तो 3/8 था, और ये अपन ने निकाला 2/7, ये घट चुका है, ये घट चुका है, बी की संभावना। अब बी की संभावना, बी बॉल कितनी है मेरे पास, ब्लैक बॉल 2 है, और टोटल बॉल कितनी है, 7 है, तो 2/7 हुई ना सेकेंड राउंड। तो हम ये निकालेंगे, हम पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी ऑब्लिक ए लेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तब इंटरसेक्शन पता चलेगा, 3/20 के। मतलब 28 बार आप ऐसा करोगे तो 3 बार होगा, तो दोनों बॉल ले जाए। बेश, समझ में आया कल से।
बाई थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। मतलब थ्योरी चलेगा 3 4 5 दिन, ऐसी बोलना है। सत्यनारायण जी कथा सुनाऊंगा रोज। क्या Bayes theorem is used to update the probability of an event based on new evidence or information, है ना। वो प्रोबेबिलिटी को अपडेट करता है कि ऑफ एन इवेंट, किसी घटना के बेस्ड ऑन न्यू एविडेंस, और नए नए एविडेंस जो आप जोड़ते जा रहा हो उसके आधार पे वो बढ़ाता जाता है, उसकी प्रोबेबिलिटी चेंज करता जाता है। इट इज पर्टिकुलरली यूजफुल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी सिचुएशन में ही ये यूज होता है। If A and B are events and P of B is greater than 0, then the conditional probability of a given can be calculated by using Bayes theorem. A ऑब्लिक बी, बात तो वही है, बी घट चुकी है, पता कर रहे हैं। तो P ऑफ बी इंटू ए इंटू पी ऑफ ए और पी ऑफ बी, भाई इन दोनों का ही तो मल्टीप्लीकेशन क्या आया था, इंटरसेक्शन भी आया था। मैंने किया बेस ने वन बी से कंडीशनल से उठा के रख दिया और नीचे पी ऑफ बी से डिवाइड, जो नीचे होता है उससे डिवाइड। बी है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से डिवाइड, ए होता तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से। ठीक है। अब एक एग्जांपल देखते हैं इसका। सपोज देयर आर मेडिकल टेस्ट टू डिटेक्ट ए सर्टेन डिसीज, लाइक ए जो है वो इवेंट क्या है, द पेशेंट हैज ए डिसीज, बी द टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव। ठीक है ना। यदि आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मालूम है तो द प्रोबेबिलिटी दैट ए रैंडमली चूजन पर्सन हैज द डिसीज, हम किसी भी आदमी की सुने तो उसको डिसीज हो, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगी, है ना। और बी जो है प्रोबेबिलिटी टेस्ट इज पॉजिटिव यानी पर्सन हैज द डिसीज, और वो पर्सन को डिसीज होगी तभी पॉजिटिव होना चाहिए। और बी नॉट ए मतलब उसको डिसीज नहीं है और टेस्ट पॉजिटिव आ जाए तो वो भी तो हो सकता है, जैसे कोविड में करते थे, है ना। और ऐसा होता ही है, वो डिसीज नहीं है, टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है। द प्रोबेबिलिटी दैट टेस्ट इज पॉजिटिव व्हेन अ पर्सन डज नॉट हैव डिसीज, जबरदस्ती इंजेक्शन ठुकवा दिया उसको, क्या चिल्ला रही आ रहे भैया, हैं। नॉट ए, बी ऑब्लिक नॉट ए था, इसका मतलब क्या था कि द प्रोबेबिलिटी दैट टेस्ट इज पॉजिटिव, मतलब व्हेन ए पर्सन डज नॉट हैव ए डिसीज, नॉट ए का मतलब डज नॉट हैव ए डिसीज, और बी यानी टेस्ट पॉजिटिव आया। अब नॉट ए यानी द प्रोबेबिलिटी दैट रैंडमली चूजन पर्सन डज नॉट हैव द डिसीज। Bayes theorem can help you update the probability of having disease given a positive test. अब ए ऑब्लिक बी, बी यानी टेस्ट, ए यानी डिसीज। तो टेस्ट पॉजिटिव होने पे इसका डिसीज होने की क्या प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो उसको डिसीज है कि नहीं है, कई बार नहीं हो तो तब भी टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है। तो पी ऑफ बी ओवर ए इंटू पी ऑफ ए, ये तो अपन ने वही कंडीशनल में देखी थी कंडीशन। तो ये जो चीज है इसका उल्टा ऊपर लिखते हैं, ठीक है ना। ए ऑब्लिक बी का बी ऑब्लिक ए और पी ऑफ ए, नीचे सब लिखते हैं पूरा आउटकम। ये पूरा उतार दिया वैसा का वैसा। अब बी का ही लेंगे, यहाँ सब में बी ऊपर आएगा, यहाँ भी बी ऊपर है, यहाँ भी बी ऊपर है, यहाँ भी बी ऊपर है। तो आदमी टेस्ट पॉजिटिव है पर उसको डिसीज नहीं है, है ना। और प्रोबेबिलिटी ऑफ डिसीज नहीं होने की प्रॉब्लम, यहाँ आप ये बात कर रहे हैं कि उसको डिसीज है और टेस्ट भी पॉजिटिव है। ओके, इससे जब दबाई थ्योरम अलाउ you to adjust the probability of having the disease based on test result and prevalence of disease in the population.
as we know that the Bayes theorem describes the probability of an event based on prior knowledge of conditions that might be relevant to event. हमें पूरे उसके कंडीशन के नॉलेज होना चाहिए. जैसे नॉट ए, ये नॉट ए था, ये नॉलेज होना चाहिए प्रायर. अब और सिंपल बना देते हैं, थोड़ा कंफ्यूज लग रहा होगा आपको. Bayes theorem serves a logical framework to incorporate new evidence into our existing beliefs. हमारे जो वर्तमान में हमारे जो विश्वास है उसके अंदर कुछ नए घटनाक्रम जोड़ता है ना, नए तजुर्बे जोड़ता है. महाराज पढ़ लो, क्या कर ले हो तुम? है लैपटॉप खोल के बेटा, आज लैपटॉप खोलने के दो, दोनों लैपटॉप खोल के बैठे. और जब लैपटॉप खोलना होगा तब कहेंगे चार्जर नहीं लाए. बंद करो, ये तीन हो, ये भी चार्जर नहीं लाई थी, आज लैपटॉप खोल के बैठे. लैपटॉप पर कुछ और चल रहा होता है. समय ऐसे नहीं है, हैं? क्या बोलूं? इतना भी नहीं चलता, इतना भी नहीं चलता. ये क्या बोल जाता मुंह में पता नहीं चलता. Bayes theorem serves a logical framework to incorporate new evidence into your existing beliefs, allowing us to make more informed decisions. It provides a systematic way to update probabilities, है ना? When we encounter new data, observations or test results. It is one of the most remarkable developments in probability theory by incorporating human cognition into its application. Just as humans adjust their beliefs with new experiences, Bayes theorem enhances probability after incorporating a piece of new evidence. कितने न्यू एविडेंस है, आप जोड़ते चले जाओ. अब एक एग्जांपल देखते हैं इसका, है ना. Imagine you are a doctor faced with diagnostic a patient's illness. You have a prior belief, prior probability about the likelihood of different disease based on your experience and knowledge. After various knowledge, now the patient has undergone a diagnostic test, new evidence that provides certain test results, conditional probability. You need to update your initial belief, prior probability to arrive at the more accurate diagnosis, है ना. posterior probability, भाई प्रायर तो आपके पास था, तो पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी. तो प्रायर प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम, बेस थ्योरम में नए डेटा डाला, बेस थ्योरम बना, और इससे क्या हुआ, पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी हमें पता चली. फिर हम गए प्रायर प्रोबेबिलिटी, फिर नया डेटा डाला, ये ऐसे रन कर, ये यूज होती है मशीन का. ठीक है. अब ये अपन जब अप्लाई करेंगे तो ये समझ में आएंगे. एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल. हाँ, तो इस पे फिर आगे बढ़ते हैं, चेन चलती है. These theorems are essential to in probability theory and are used to analyze, calculate probabilities in various real world scenarios. तो हमारा प्रेडिक्टिव मॉडल क्या करता है, प्रोबेबिलिटी बताता है हमें किसी घटना के होने की कितनी चांस है. वही तो प्रेडिक्शन, प्रेडिक्शन है क्या. भाई बारिश होने की इतनी प्रोबेबिलिटी, तो प्रेडिक्शन है. ज्यादा प्रोबेबिलिटी 80% तो होगी, 30% प्रोबेबिलिटी तो नहीं होगी. प्रोबेबिलिटी के आधार पर तो सब कुछ डिसाइड होगा, है ना. अब बात करते हैं मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशंस. The concept of mathematical expectation is of great importance in statistical work. है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है. The mathematical expectation also called the expected value. Mathematical expectation को हम expected value भी बोलते हैं. Of a random variable is the weighted arithmetic mean of the variable. The weights used to find the mathematical expectation are all the respective probabilities. इसका एग्जाम्पल दूंगा तब समझ में आएगा. How that the variable can possibly know. If it is fundamental measure uses to access the central tendency of probability distribution and anticipated value of uncertain events. किसी probability distribution की हमें central value पता करना हो, तो हम mathematical expectation से पता करते हैं. ठीक है. मान लो probability of 1 x of 1. अब यहाँ क्या, x denotes the discrete random variable which can assume the values x1 x2 x3. 1 आने की probability कितनी है, 2 की probability कितनी है, x1 x2 ये हो गए 6 डाइस के. तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी, 2 आने की प्रोबेबिलिटी, और फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 आने की प्रोबेबिलिटी, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 आने की प्रोबेबिलिटी, ऐसे करके.
और इसका जो सम आएगा वो कहलाएगा मीन। E of x expected value represent you what you can expect on average। तो ये मीन बताता है। आपको किसी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये दिया हो इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन, आप उससे उसका मीन निकाल सकते, उसका वेरिएंस निकाल सकते। ठीक है। इफ यू वर टू रिपीट एन एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन मेनी टाइम, इट इज अ वे टू समराइज द ओवरऑल बिहेवियर ऑफ द रैंडम वेरिएबल। आप कई बार इसको करते हो, है ना। तो द कंसेप्ट इज पर्टिकुलरली यूजफुल डिसीजन मेकिंग, रिस्क एनालिसिस में यूज होता है, वेरियस फील्ड्स इंक्लूडिंग इकोनॉमिक्स, फाइनेंस और इंजीनियरिंग, सब जगह यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, ए डीलर ऑफ रेफ्रिजरेटर्स estimate from his past experience the probability of his selling refrigerators in a day. These are as follows: 7 दिन दुकान खोल रही, नंबर ऑफ रेफ्रिजरेटर्स सोल्ड इन ए डे, प्रोबेबिलिटी एक भी नहीं बिका पहले दिन। पहले दिन एक भी नहीं बिकने की प्रोबेबिलिटी 0.03, ये मैंने लिखी हुई है पहले से, है ना। एक बिका 0.20, मतलब किसी दिन, मतलब कोई भी दिन, पहला दिन कोई भी दिन, जीरो रेफ्रिजरेटर रेटर बिकने की प्रोबेबिलिटी 0.03। जैसे मेरे यहाँ वॉक इन नहीं आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो मैं क्या करूंगा, पुराना डेटा देख लूंगा पहले, उसमें से मेजर कर लूंगा 7 दिन को, ये प्रोबेबिलिटी है ना। तो उससे मैं पता कर लूंगा यार, मतलब वॉक इन नहीं आने की कितनी प्रोबेबिलिटी, एक वॉक इन आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, 2 वॉक इन आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, 3 वॉक इन, 4, 5, 6, 8 वॉक इन तक गए हैं हम लोग अभी तक सिंगल डे, एक दिन में 8-10 वॉक इन मैक्सिमम आई होगी, है ना। आज 2 आई, कल 4-5 आने की, ऐसे वॉक इन अलग अलग दिन पे। तो वही चीज यहाँ पे है, एक भी रेफ्रिजरेटर नहीं बिकने की प्रोबेबिलिटी, एक बिकने की, 2 बिकने की, 3 बिकने की, 4 बिकने की, 5 बिकने की और 6 बिकने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है। अब देखिएगा, फाइंड द मीन नंबर ऑफ रेफ्रिजरेटर सोल्ड इन अ डे। इनका एवरेज कितना होगा, P1 X1, P1 ये अपना X1, X2 X3, ये P1 P2 P2, इनको ऐसे मल्टीप्लाई करना है। हाँ, तो इनको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे हम, वही 0 × 0.03, 1 × 0.20, व्हाट वी विल गेट 2.81। हाँ ये था, तो 2.81 क्या है, मीन है रेफ्रिजरेटर बिकने का, मतलब 3 रेफ्रिजरेटर लगभग, एवरेज 3 रेफ्रिजरेटर रोज के बिक रहे हैं। मुझे ऐसे एवरेज वॉक इन निकालना हो, निकाल सकता हूँ। टीसीएस पूछती है सर, मतलब अलग से टॉपिक बताती है इसकी का मीन मोड मीडियन का, सिर्फ एक टीसीएस अकेली कंपनी है जो उनका अलग चलता है ना एग्जाम, NIT चलता है ना। Hence mean number of revisitors sold in a day is 3, राउंड ऑफ करेंगे अपन। Here a few key points about mathematical expectation interpretation. The expected value can be thought of as the long term average, long term average होता है, or the mean or random variable. It provides a single number that summarizes the distribution of the value that the random variable can take. अब linearity in expectation, expectation में linearity, one important property of expected value is the linearity। उसमें एक लाइन में एक लीनियर होना चाहिए, रैखिक होना चाहिए वो। This means that the expected value of the sum or difference of the two random variables is equal to the sum or difference of their individual expected values. Mathematically, for two random variables x and y, यदि expected x and y का यदि हम मीन जो होगा x प्लस y का, तो e of x प्लस e y के बराबर हो। दो इवेंट आपकी घट रही है, ठीक है ना। One important property of the expected value is the linearity. This means that the expected value of the sum of two random variable, दो random variable x and y अलग अलग, is equal to the sum of their individual expected values। उनकी इंडिविजुअल एक्सपेक्टेड वैल्यू के सम के बराबर, इन दोनों का मिला जुला चाहिए। एक है वॉक इन आने,
दूसरा होगा डेमो डन, कितने डेमो। तो वॉक इन की मीन ले लिया, डेमो जितने कर रहे हैं रोज उसका मीन ले लिया, कभी एक डेमो होता है, कभी दो डेमो होता है, कभी तीन डेमो होता है, तो उनका सम कर लिया। तो इसका एक्स प्लस वाई जो होगा, दोनों का मिला के जो मीन आएगा वो इन दोनों के अलग अलग मीन के सम के बराबर होगा, डेमो और वॉकिंग का मीन प्लस कर। भाई डेमो और वॉकिंग का मीन कितना है, दोनों का मिला के मीन मांग रहा हूं मैं, तो आप डेमो का मीन और वॉकिंग के मीन का सम कर देना, तो दोनों का मिला के मीन हो गया। लीनियरिटी है ये, प्लस करके आ रही है। समझ में आया थोड़ा। देखो डेमो अलग हो रहे हैं, वॉक इन अलग आ रही है, जो वॉक इन है इमीडिएट तो डेमो लेंगे। कुछ लोग होते हैं आए उसी टाइम, यदि मेरा डेमो है तो उसमें बिठा देते हैं लोग लाके। कुछ लोग के पास टाइम नहीं होता उस टाइम बैठने का, सर हम कल परसों आएंगे, 2 दिन बाद आते हैं, कुछ 5 दिन बाद आते हैं। तो डेमो जरूरी नहीं है जितनी वॉक इन आए उतने डेमो, डेमो अलग एस्पेक्ट हो गया और वॉक इन अलग एस्पेक्ट हो गया। अंडरस्टैंड। Yes. तो डेमो और वॉक इन को बहुत अच्छे से समझ, तो डेमो का जो मीन है वो हम अलग निकालेंगे, वॉक इन का मीन अलग निकालेंगे, है ना, दोनों को जोड़ देंगे तो डेमो और वॉक इन का मीन आ जाएगा, दोनों मीन को जोड़ देंगे। ठीक है ना। एक्सपेक्टेशन ऑफ ए कांस्टेंट, the expected value of constant c is simply the constant itself, in other words e of c is equal to c हमेशा होगा। तो मीन c का मीन क्या होगा, c होगा, किसी कांस्टेंट वैल्यू का मीन वही होने वाले। अब एक्सपेक्टेशन ऑफ ए फंक्शन, किसी फंक्शन का एक्सपेक्टेशन करें तो क्या होगा, इफ यू हैव ए फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल सच एज g ऑफ x, कोई फंक्शन है रैंडम वेरिएबल, यू कैन फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द यूजिंग फंक्शन सिग्मा g ऑफ x इंटू टी एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो ये मैं आगे बताऊंगा एग्जाम्पल में आपको, है ना। वेरिएंस भी मेजर कर सकते हैं, मीन निकाल सकते हैं, वेरिएंस ऑफ एक्स, एक्स माइनस ई ऑफ एक्स का स्क्वायर, मतलब एक्स माइनस मीन ऑफ एक्स, एक्स माइनस एक्स बार होता है डेविएशन, अपन ने देखा था। स्टैंडर्ड डेविएशन का यदि स्क्वायर रूट आता है तो वेरिएंस हो जाता है ना। तो ई मतलब मीन माइनस मीन, सॉरी एक्स माइनस मीन ऑफ एक्स, मतलब इनका समेशन करेंगे, यहाँ समेशन का साइन आना था, ई का आ गया, ठीक है ना, इसका स्क्वायर। ओके, एडिटिंग मिस्टेक है ये। यहाँ समेशन आता है सिग्मा, वो आना। इज इट क्लियर। तो वेरिएंस ऑफ एक्स हो जाएगा, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन जो भी वेरिएंस ऑफ एक्स आए उसका स्क्वायर रूट ले, स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा बेटा। अब कल अपन पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी थ्योरी के बारे में, रैंडम वेरिएबल्स क्या होते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है ना। अब ये कहानी पूरी, हालांकि बहुत लंबा चैप्टर है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कोई छोटा चैप्टर नहीं है, हर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को समझना है, रैंडम वेरिएबल क्या होता है उसको समझना है, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, ये सब चीजें हमें, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन समझना है। यदि आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से समझ लिया, आपको मशीन लर्निंग इन्फ्रेंशियल एनालिसिस में कभी भी दिक्कत नहीं है। इसलिए ये मैं थोड़ा डिटेल में लेके चलता हूँ, ठीक है। हाँ भाई, जय अनंत, देवेश। यस सर। समझ में आया अनंत। यस सर। ठीक है ना। ये किताब का लिंक मैं अभी शेयर कर रहा हूँ आप लोगों को ग्रुप में, ठीक है। तो आप लोग इसको डाउनलोड करके थोड़ा पढ़िएगा, ये 5th चैप्टर को एक बार, है ना, आगे का फिर मैं कल एक्सप्लेन करूंगा, जितना पढ़ा है उसको एक बार पढ़िए। ओके सर। ठीक है, वाइंड अप करता हूँ।
हाँ जय, ओके ओके, धीरे धीरे समझ में आएगा जब अपन प्रैक्टिकल अप्लाई करेंगे ना जय, तो चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि तो थ्योरी है। ठीक है।